वेलकम फ्रेंड्स टू आई10 सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन में सभी लोग घर में आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने स्टेट कंप्लीट किया था। स्टेट में दो चीजें कल छूट गई थी। हमारी हाई कोर्ट है ना, न्यायपालिका पे हम लोग थे। स्टेट कवर करने के बाद न्यायपालिका के तहत हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सरकार के हम लोगों ने 3 अंग बताए थे आपको, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका बनाती है कानून, विधायिका उसको इंप्लीमेंट करती है और न्यायपालिका उसको लागू करती है। बनाना, पास कराना और लागू कराना 3 काम है। ठीक है, तो कार्यपालिका और के बारे में लोगों ने पढ़ लिया था। न्यायपालिका बचा है, तो न्यायपालिका के तहत हम लोग अब हाई कोर्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट याद रखना, भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, किसी के अंडर में काम नहीं करती है। बस सिर्फ एक प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि जो राष्ट्रपति जी का हमारे आर्टिकल 72 है, राष्ट्रपति साहब का जो हमारे क्षमादान का अनुच्छेद है, वो न्यायपालिका के जो भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो न्यायपालिका के वो डिसीजन को बदल सकते हैं। बाय द वे, न्यायपालिका ने आपको फांसी की सजा दे दी, तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 में ये पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति उस फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं या उसकी प्रकृति को चेंज कर सकते हैं। तो इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भारत में इस समय 24 है, 24 हाई कोर्ट है। सबसे नया हाई कोर्ट बना है हमारे हैदराबाद का, सबसे पहला हाई कोर्ट 1862 में बंबई, मद्रास और कोलकाता। सबसे पहला हाई कोर्ट बंबई, मद्रास और कोलकाता में 1862 में बना था। जब 1862 में हाईकोर्ट बना था तो उस समय उसमें बॉन्स पीकॉक नाम के एक व्यक्ति थे जो उसमें जज थे उस पैनल में हाईकोर्ट के। और उसके बाद बॉन्स पीकॉक वही आदमी था जिन्होंने डलहौजी के सचिव के रूप में काम किया था, डलहौजी के विधि सलाहकार के रूप में काम किया था। ये बॉन्स पीकॉक वही आदमी थे जिन्होंने मैकाले द्वारा बनाई गई आईपीसी को रिवाइज किया था, स्टडी किया था उस पर। और जब उन्होंने आईपीसी बना दी थी उसके बाद बॉन्स पीकॉक ने ही उसको फाइनलाइज किया था और वही व्यक्ति आगे चलकर 1862 में न्यायाधीश बना। तो इस समय हम लोग हाई कोर्ट है हमारे 24। पहला हाई कोर्ट बंबई, मद्रास, कोलकाता में खुला था 1862 में। यही अगर हम लोग बात कर ले इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट 1865 में बना। इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारा 1865 में बना। 1865 में इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद को हम लोग बोलते हैं प्रयागराज, बिल्कुल प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ है अभी 2019 में, लेकिन इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? अकबर ने। ठीक है, याद रखना भाई, अकबर ने। 1865 में बना इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर 1916 में याद रखना एक पटना हाई कोर्ट भी बना था भाई। 1916 में पटना हाई कोर्ट भी बना था। ठीक है, पटना। अब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए, शपथ कौन दिलाता है और उनके हटाने की प्रक्रिया क्या है, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी चीजें हमको इसमें हाई कोर्ट के बारे में पढ़नी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है? मैं 50 बार बोल चुका हूं, पॉलिटी का दूसरा नाम आर्टिकल है भाई। ठीक है, जब तक आपको आर्टिकल सही से कंप्लीट नहीं होंगे तो आपकी पॉलिटी अधूरी है। ठीक है, तो जैसे हमने आपको जिस वे में आर्टिकल्स बताए हैं, समझाए हैं, समझाने की कोशिश की है, तो आई होप अगर उस हिसाब से आप पढ़ाई करोगे तो जाहिर सी बात है 150 से 250 आर्टिकल आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। हाई कोर्ट हमारा आर्टिकल है 214। इसी से रिलेटेड हम लोग याद करते हैं सुप्रीम कोर्ट 124। ठीक है, 214, 124। ठीक है, ठीक है। इसी में एक आर्टिकल और तुमको बता दें, आर्टिकल याद करने में भाई, जो आर्टिकल 123 है, 124 के पहले 123 आता है, तो 123 क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश।
राष्ट्रपति का अध्यादेश, याद रखना है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहला भाई वही बेसिक सब फीचर जो होते हैं। पहला होता है बेसिक फीचर, हमने आपको 2-3 चीजें बताई थी जो भारत में किसी भी लोक सेवक के बनने के लिए चाहिए। सबसे पहला भारतीय नागरिक हो, क्या होना चाहिए भाई? भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा भाई किसी लाभ के पद पर ना हो। ये 3 फीचर तो आप सभी न्यायिक पद के लिए होने चाहिए, सभी सरकारी पद के लिए होने चाहिए। इसके बाद जो यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कितने दिन वकालत करनी पड़ती है? तो भाई 10 वर्ष, 10 वर्ष वकालत करनी पड़ती है। 10 वर्ष किसी भी कोर्ट में आप वकालत करोगे तो आप हाई कोर्ट के जज बन जाओगे। इसके बाद उम्र कितनी होती है? याद रखना, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए न्यूनतम सीमा उम्र नहीं है, न्यूनतम सीमा कोई भी नहीं है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 62 वर्ष है, 62 ईयर। 62 वर्ष तक आप हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह सकते हो। याद रखना, इसकी न्यूनतम उम्र कोई नहीं है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र नहीं है, लेकिन अधिकतम उम्र 62 वर्ष है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हमारे राज्यपाल, शपथ दिलाते हमारे राज्यपाल साहब, ठीक है। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन और आता है। हमने आपको राज्यपाल के बारे में यह बताया था कि अगर एक राज्य के दो राज्यों के एक राज्यपाल है, ठीक है, 2 राज्यों के एक राज्यपाल है, तो वो किस आर्टिकल में आते हैं? तो भाई हमने आपको बताया था 156 का सेक्शन 2, 156 का सेक्शन 2। 2 राज्यों का एक राज्यपाल, ठीक है, 2 राज्यों का एक राज्यपाल किस में आएगा? 156 का 2 में। अगर यही हम पूछें कि 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट होता है ना, 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट, तो भाई वो किस आर्टिकल में आता है? तो याद रखना भाई 231। 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट। देखो भाई 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट, 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट, ठीक है। 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट कितने में आएगा? 213 में। 2 राज्यों का एक राज्यपाल कितने में आएगा? 156 के 2 में। ये दोनों फैक्ट याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सॉरी 213 नहीं यार, 231 है, उल्टा लिख गया, 231, ठीक है। 231 में आर्टिकल में है 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट, और 156 के सेकेंड आर्टिकल में है कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल। 213 में सिर्फ इतना लिखा है कि हमारा जो हाई कोर्ट है एक अभिलेख न्यायालय है। 213 में लिखा है कि हमारा जो हाई कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। तो इतने कॉन्सेप्ट देखो, हाई कोर्ट वर्तमान में भाई 24 हाई कोर्ट है। नया हाई कोर्ट बना है हैदराबाद का। सबसे पहला हाई कोर्ट कब बना था? 1862। कहां बना था? बंबई, मद्रास, कोलकाता, ठीक है। इसके जो जज साहब थे हमारे थे बॉन्स पीकॉक, ठीक है। फिर हमने बताया था कि इलाहाबाद का हाईकोर्ट कब बना था? तो 1865। उसके बाद हमने पटना हाईकोर्ट की भी बात कर ली थी 1916, ठीक है। इसके बाद हमने बोला कि 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट 231 में, 2 राज्यों का एक राज्यपाल 156 में। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए भाई 10 वर्ष तक वकालत आपके पास होनी चाहिए, और हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की न्यूनतम कोई भी उम्र नहीं है, न्यूनतम उम्र बिल्कुल नहीं है, और अधिकतम उम्र 62 वर्ष है। सबसे बड़ा हाईकोर्ट, सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है भाई? सबसे बड़ा हाईकोर्ट है इलाहाबाद, प्रयागराज, प्रयागराज हाईकोर्ट, प्रयागराज हाईकोर्ट, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। सबसे बड़ा हाईकोर्ट है प्रयागराज हाईकोर्ट, जिसमें 90+ जज थे, 90+। याद रखना, किसी भी हाईकोर्ट में जज की संख्या निश्चित नहीं होती है। हाईकोर्ट में जज की संख्या निश्चित नहीं होती है। किसी भी हाईकोर्ट के जज का जो तबादला होता है, ट्रांसफर होता है, वो कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगर यहीं पे हम लोग बात कर लें कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिनको हम लोग बोलते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
भाई हाई कोर्ट के अंडर हमने आपको कल ये फिगर बताया था कि सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे आता है हाई कोर्ट, इसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला एवं सत्र न्यायालय। तो अगर यही आपसे पूछ दिया जाए जिला एवं सत्र न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यहां पे आएगा राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन अगर इनके ट्रांसफर की बात, अगर हम ये बोले कि हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन करता है, तो राष्ट्रपति आएगा। इन फैक्ट में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, है ना, जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और तीनों में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से और बहुत अच्छा पूछा जाता है कि जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, वेतन वो कौन देता है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश का वेतन होगा वो कौन देगा वेतन। याद रखना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन लिख दें, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन हमारी राज्य की संचित निधि से आता है। कहां से आता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो राज्य की संचित निधि से आता है, केंद्र की संचित निधि नहीं भाई। ठीक है, याद रखना, राज्य संचित निधि। ठीक है, एक संचित निधि हमने 266 में केंद्र की बताई थी, लेकिन ये राज्य की संचित निधि है, इससे हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन जाता है। बट अगर यही आपसे हम ये पूछ लें कि हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो रिटायर्ड होने के बाद, मेरा क्वेश्चन सही सुनना, रिटायर्ड होने के बाद उसका जो स्केल होता है वो कौन डिसाइड करता है या वो कौन पे करता है ना। जब हाई कोर्ट का जज रिटायर्ड हो जाएगा उसके बाद जो उसकी पेंशन होती है, उसका जो पे स्केल होता है, पेंशन और भत्ते वगैरह होते हैं, वो कौन देता है? क्या राज्य की संचित निधि देता है, संसद देता है, या फिर केंद्र की संचित निधि से जाता है, या क्या होता है उसका? याद रखना, जब तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट के पद पर है तब तक तो उसका पेमेंट राज्य की संचित निधि से जाएगा, लेकिन जैसे ही वो रिटायर्ड होता है, जैसे ही वो रिटायर होता है उसका जो पेमेंट है वो केंद्र की संचित निधि से आता है। सिर्फ संचित निधि मतलब भारत की संचित निधि से आता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से कब आएगा? जब हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड हो जाएगा, लेकिन जब तक वो काम पर रहेगा, जब तक वो अपना काम करेगा, तब तक ये वर्ड याद जरूर रखना यार, राज्य की संचित निधि। ये अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जब तक वो पद पर रहेगा तब तक राज्य की संचित निधि, जैसे ही वो रिटायर्ड हो जाएगा तो वो संचित निधि, और इस संचित निधि मतलब हमारे भारत की संचित निधि। ठीक है, 10 वर्ष राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो हाई कोर्ट न्यायालय सबसे, याद रखना, ये एक अपीलीय न्यायालय है। कैसा न्यायालय भाई? एक अपीलीय न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय। एक दूसरे जो इसको सुप्रीम कोर्ट से अलग करती है, याद रखना, जो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार होता है, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार में रिट जारी करने की जो कैपेसिटी होती है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होती है। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 तरह की रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 तरह की रिट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट 6 तरह की रिट जारी करता है। ये इस पॉइंट पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आगे निकल जाता है। ठीक है, याद रखना, ये भाई, ये तो किसी ने बताया कि मूल अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये तो पढ़ लिया, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक दूसरा फिगर ये बनता है कि क्या आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। याद रखना, आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 ये बोलता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, आप रिट डाल सकते हैं। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली मूल अधिकारों की बात की जा रही है, स्पेशली मूल अधिकारों की बात की जा रही है, तो हाई कोर्ट से बड़ा भाई सुप्रीम कोर्ट है, आप वहां पे आर्टिकल 32 में जा सकते हो।
आपका आर्टिकल 32 में जा सकते हो। 32 के अंतर्गत वो 5 तरह की रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट 6 तरह की रिट जारी करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा, रिट जारी करने में हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। ये कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में जब क्वेश्चन आता तो ये लिख के आता कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, क्या हाई कोर्ट की रिट जारी करने की अधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। आर्टिकल 226 में मूल अधिकारों का हनन कर लेते हैं, है ना, मूल अधिकारों के हनन में आप 226 में हाई कोर्ट जाते हैं। इसमें आता है 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, कोई नहीं सही है। ऐसे करके जब क्वेश्चन देता है तो ये सारी चीजें डाल देता है। हाई कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, और एक बात, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, क्या आप उस पर महाभियोग लगा सकते हैं? महाभियोग, देखो बोलने को आप महाभियोग बोल सकते हो, लेकिन संविधान में डायरेक्ट ये लिखा है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। यार महाभियोग नहीं होता है भारत में। महाभियोग सिर्फ एक पर्सन के आदमी के ऊपर लगता है, वो हमारे राष्ट्रपति साहब। उसके बाद जितना जहां जहां भी महाभियोग लगा होगा वहां ये जरूर लिखा होगा महाभियोग जैसा, ना कि महाभियोग, है ना। तो भाई हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश हटाया जाता है वो महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है, महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है। महाभियोग नहीं होता भाई, महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है। आज का जो एग्जाम का ट्रेंड बन रहा है वो पॉइंट के क्वेश्चन में भी यार फांस देता है ना। वो जमाना चला गया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, और ये वो चला गया, वो कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। अब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो एक स्टेप में लिखा होगा महाभियोग लगता है। क्वेश्चन आ जाएगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश को आप किस तरह से हटाएंगे। पहला होगा महाभियोग लगाकर, दूसरा महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर, या तीसरा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ही आपने 2 जगह महाभियोग देखा आपका माउस ऊपर नीचे करने लगेगा, है ना, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितना भी कंटेंट आप पढ़ो उसको बहुत कायदे से पढ़ो। वर्डिंग क्या बोल रहा है, संविधान और कानून, जितनी भी किताबें मार्केट में छपती हैं कभी कभी थोड़ा बहुत मिसप्रिंट उसमें हो जाता है, लेकिन एक्चुअल कानून क्या बोल रहा है, जो इस समय एनसीईआरटी मानता है या एसएससी यूपीएससी क्वेश्चन लेता है, तो ऐसे ही ऑप्शन उसमें फिलअप करता है। ठीक है, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहे। महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, महाभियोग ओनली नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के जो वेतन भत्ते होते हैं, वेतन भत्ते हमने आपको बताई दिए हैं कि राज्य की संचित निधि से आते हैं और रिटायर्ड होने के बाद केंद्र देता है। इनको अलग से फैसिलिटीज मिलती है इनको अलग से फैसिलिटीज मिलती है भाई। रहने के लिए इनको वहीं पे क्वार्टर मिलते हैं, अलग से सरकारी क्वार्टर मिलते हैं, बंगले मिलते हैं, ये सारे तो अलग की बात है। ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जो ट्रांसफर होगा भाई, अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करेगा? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ठीक है, मुख्य, जैसे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ट्रांसफर करना है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अगर ट्रांसफर करना है तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, बट अगर हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर करना है ना, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर ट्रांसफर करना है, तो राष्ट्रपति एक पैनल से विचार विमर्श करने के बाद ही, अनिवार्य विचार विमर्श करने के बाद ही उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हाई कोर्ट के बाद हम लोग पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है ना, एक सबसे बड़ा एकमात्र न्यायालय है भाई। ये कहां है? ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। क्या सुप्रीम कोर्ट के को और कहीं शिफ्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 2 कंडीशन ऐसी हो चुकी हैं, एक बार ये हैदराबाद में और एक बार ये जम्मू कश्मीर में शिफ्ट मतलब लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में और हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट लग चुका है। अच्छा देखो, सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट होने का मतलब क्या है? क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट कैसे होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग होती है वो जम्मू कश्मीर में रख दी जाती है, या उसके सारे दस्तावेज उठा के जम्मू कश्मीर रख दिए गए? बिल्कुल नहीं। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, आज हमारे बोबड़े साहब है ना आज के, तो
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहीं पर भी अगर बैठ जाएगा, किसी जगह अगर बैठ गया है ना, मुख्य न्यायाधीश बैठ गया और वकील लोग आ गए वहां, वहीं सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, इसका जरूरी ये नहीं कि आप दिल्ली में बना तो हमेशा दिल्ली में ही रहेगा भाई। ऐसी भाई हैदराबाद जम्मू कश्मीर में ऐसी सिचुएशन आई थी। अब सिचुएशन पे भी हम लोग अगर बात करेंगे तो पूरा क्लास इसी में चली जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली आप ये समझ लीजिए इतना कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर कहीं भी बैठ जाएगा, चाहे वो जो जगह हो, चाहे वो भाई किसी रोड किनारे कुर्सी डाल के बैठ जाए और पक्ष और विपक्ष के वकील खड़े हो गए, बस समझो सुप्रीम कोर्ट वहीं स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये बात याद रखना। तो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जहां बैठता है, जहां बैठ जाए वहीं सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाती है, वहीं सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाती है। बेटा ये क्वेश्चन सारे जो ऐसे फॉर्म लिख रहे हैं ना हम, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। जब अगर आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एग्जाम में, तो 30 क्वेश्चन आपके तो वन लाइनर आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन अगर आपके केवल 1, केवल 2, केवल 3 वाले आ गए ना, तो उसमें यही पॉइंट रखते हैं उठा के कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जहां बैठता है वहीं सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाती है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो रिटायरमेंट है वो 65 ईयर है। ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में देता है। वन लाइनर क्वेश्चन ठीक है आ जाते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आप करोगे तभी आप ये उम्मीद करना कि आपका आगे कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उसके नंबर दूसरा पॉइंट बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी रिटायरमेंट एज क्या है? 65 ईयर। 65 ईयर। सुप्रीम कोर्ट का बनने के न्यायाधीश बनने के लिए 10 वर्ष तक वकालत की हो, 10 वर्ष तक वकालत की हो, या 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए या तो देखो हाई कोर्ट में हमने आपको सिर्फ बताया था कि 10 वर्ष का एडवोकेट है ना नॉलेज हो, उसके बाद 5 वर्ष सुप्रीम कोर्ट में क्या है 10 वर्ष का नॉलेज हो ही, या भाई 5 साल तक आप किसी भी न्यायालय में जज रहे हो। ठीक है, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में अस्थायी सुप्रीम कोर्ट चल चुकी है। अच्छा, भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट बनी कहां पर थी? कहां बनी थी भाई? बताया था हमने आपको, कोलकाता। कोलकाता कब बनी थी भाई? 1774। बताया था पहला लेक्चर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इलियास इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, क्या उसमें भारतीयों को एंट्री थी? बिल्कुल नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट वो वाला बनाया गया था उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का ही केस लिया जाता था। भारतीय अपने केस तब भी ब्रिटेन में ही लड़ते थे। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सुप्रीम कोर्ट बना, ये दोनों फैक्ट याद रखना जो मैं अब बोल रहा हूं। भारत का स्वतंत्र भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना? 26 जनवरी 1950। स्वतंत्र भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना? स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट बना था भाई 26 जनवरी 1950। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट ने काम करना कब से शुरू किया था, भाई बना तो आपका 26 जनवरी 1950 को है। ठीक है, ये एस्टैब्लिश्ड हो गया। काम करना उसने कब से शुरू किया, तो यहीं आपका फैक्ट चेंज हो जाता है और वो हो जाता है 28 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट बना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर पूछ दिया था स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट ने काम करना कब से शुरू किया था, तो आप तुरंत आपका आंसर होगा 28 जनवरी 1950। ठीक है, अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए, ये सारे वो फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप क्वेश्चन गलत करके आते हो। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति कब चुने गए थे, तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। कौन सी संविधान सभा की बैठक थी, तो तीसरी। हम लोग ज्यादा उधर नहीं जाएंगे, वापस में फिर से सुप्रीम कोर्ट आते हैं। ठीक है, एक तो सुप्रीम कोर्ट
में हैदराबाद जम्मू कश्मीर में लग चुका है। न्यायाधीश जहां बैठता है वहीं शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में के मुख्य न्यायाधीश का जो रिटायरमेंट एज है 65 ईयर है। बनने के लिए 10 वर्ष तक वकील या 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस समय नई दिल्ली में है, पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में आता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, मूल अधिकार भारत के किस भाग में है? भाग 3। मूल अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, तो सुप्रीम अगर मूल अधिकारों का आपके हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मूल अधिकारों का हनन, मूल अधिकारों के हनन में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, या तो हाई कोर्ट चले जाओ, या इसमें एक सीआरपीसी की धारा होती है 133 सीआरपीसी। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 133 होती है जो आपको सीधे एफआईआर के थ्रू वो प्रोसेस होता है। लेकिन भाई हर आदमी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाता है। अच्छा, वैसे अगर नॉर्मली आप देखो, नॉर्मली भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है एक क्रियात्मक है। क्रियात्मक होने का मतलब एक चेन बनी है ना। आपका अगर कोई भी झगड़ा हो जाता है, मान लो पड़ोसी से झगड़ा हो गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। सबसे पहले आप थाने जाओगे, थाने जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से आप जाओगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं कूद जाओगे, एक चेन है, उसको फॉलो करनी पड़ती है। बट कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखो, इसमें एक सीधे सुप्रीम कोर्ट आप जा ही सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। आपके पास मतलब सारे गेट खुले हैं आपके लिए, सारे द्वार खुले हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सीआरपीसी 133। ठीक है, लेकिन हर आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो किस आर्टिकल में जाएगा? हमने 10 बार आपको बताया है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो वो है प्रस्तावना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भीमराव अंबेडकर ने किसको आत्मा कहा था, तो आर्टिकल 32 ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। कितने तरह की रिट जारी करता है? 5 तरह की। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों के खिलाफ रिट जारी करता है? 32। कितनी रिट जारी करता है? 5। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हाई कोर्ट में हम जाते हैं तो मूल अधिकारों के खिलाफ हाई कोर्ट कितनी रिट जारी करता है? तो 6। किस आर्टिकल में जारी करता है? तो 226। ठीक है, अब इसके बाद 5 रिट जारी कर देगा और सीधे अपना केस सॉल्व। तो आर्टिकल 32 में 5 तरह की रिट जारी करता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में 5 तरह की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अब इसके बाद इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है पीआईएल का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से अगर पढ़ रहे हो तो एक पीआईएल का कॉन्सेप्ट आता है। पीआईएल, इसको हम लोग बोलते हैं जनहित याचिका। पीआईएल को हम लोग बोलते हैं जनहित याचिका, हिंदी में इसका नाम है जनहित याचिका। जनहित याचिका। ठीक है, पीआईएल में इसका अगर माता पूछी जाए कि पीआईएल की माता कौन है, तो कपिला हिंगोरानी। कपिला हिंगोरानी। अगर पूछा जाए पीआईएल का पिता कौन है, तो कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी। ठीक है, ये माता है, ये पिता है। ये इसके बाद इसमें एक नाम पीएन भगवती का भी आता है। पीएन भगवती। पीएन भगवती को पिता कहते हैं और कृष्णामाचारी ने इसके नियम कानून बनाए थे। कपिला हिंगोरानी पीआईएल की मां है। ठीक है, हमने पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाला? क्योंकि पीआईएल जो होती है वो मूल अधिकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही डाली जाती है। ठीक है, अभी एक हाल ही का केस हुआ है जो यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो क्राइटेरिया है वो भी आरटीआई के अंतर्गत आ गया है ना। आरटीआई के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को भी ले आया गया है। तो वो केस कौन सा है? तो सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र अग्रवाल, याद रखना भाई, सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस केस के तहत ये
सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई के अंतर्गत लाया गया है, इन्होंने ये पीआईएल डाली थी। अच्छा, पीआईएल अगर आप डाल रहे हो तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में हो और हाई कोर्ट में हो तो आपको कितने कितनी कॉपी मिलेगी? जब सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो 5 कॉपी, हाई कोर्ट में जाओगे तो 2 कॉपी। ठीक है, इसके बाद पीआईएल का होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फुल फॉर्म है इसका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ये आप जनहित याचिका हाई कोर्ट में भी डाल सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो अब वेतन भत्ते आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और वेतन भत्ते इनको कौन देता है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन भत्ते संचित निधि देती है। संचित निधि भारत की संचित निधि देती है। और इनके जो न्यायाधीश हैं, इनके न्यायाधीश को शपथ दिलाता है हमारा राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति साहब ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है, प्रथम। अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले नॉर्थ ईस्ट के न्यायाधीश कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के पहले नॉर्थ ईस्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हमारे आ जाएंगे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई को इस समय राज्यसभा भेज दिया गया है। ठीक है, इस समय कौन है? तो बोबड़े, एसएस बोबड़े। वर्तमान में जो 47वें नंबर के हैं, नंबर भी याद रखना, 47वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो एसएस बोबड़े साहब हैं। पहले कौन थे? हीरालाल जे कानिया। देखो पहले, अब ये मत बोलना कि इलियास इम्पी, हम स्वतंत्र भारत के बोल रहे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। अगर पूछा जाए कि 1773 में जब सुप्रीम कोर्ट बना था तब कौन थे? तब इलियास इम्पे। वर्तमान में कौन है? तो बोबड़े, जस्टिस एसएस बोबड़े। 46वें कौन थे? तो रंजन गोगोई। रंजन गोगोई ही पहले उत्तर पूर्व के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? जो न्यायाधीश हमारे होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, प्रक्रिया वही है महाभियोग जैसी, देखो। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर प्रस्ताव लोकसभा से जा रहा है, याद रखना यहां से फैक्ट थोड़ा काम किया। ठीक है, अगर प्रस्ताव लोकसभा से जा रहा है तो 100 सदस्य, अगर प्रस्ताव राज्यसभा से जा रहा है, तो कितने सदस्य? 50 सदस्य। देखो, अगर न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा से उठ रहा है तो 100 सदस्यों के साइन, अगर राज्यसभा से उठ रहा है तो 50 सदस्यों के साइन होने चाहिए। इन्हीं को बोलते हैं 50 सदस्यों का अनुमोदन और 100 सदस्यों का अनुमोदन। जब यहां से इतने सदस्य अनुमोदन कर देंगे, उसके बाद ये एक त्रिस्तरीय पैनल के पास जाएगा, पैनल या कमेटी, त्रिस्तरीय कमेटी के पास जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? अगर लोकसभा से है तो 100 सदस्य, अगर राज्यसभा से है तो 50 सदस्य आएंगे। ठीक है, मतलब साइन करेंगे। उसके बाद सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से पास कराकर ये त्रिस्तरीय पैनल के पास जाएगा। इसके बाद एक स्टेप और लिख लो, सेकेंड स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप है ये, थर्ड स्टेप। इसके बाद सभापति या अध्यक्ष से सिग्नेचर करा के, हस्ताक्षरित करा के। ठीक है,
100 सदस्य या 50 सदस्य से साइन कराकर उसके बाद सभापति और अध्यक्ष से सिग्नेचर करा के त्रिस्तरीय पैनल के पास भेजा जाता है। वो जो त्रिस्तरीय पैनल होता है वो पूरे मामले की जांच करता है कि इनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं। भाई हटाओगे आप कब? जब कोई वो कदाचार करेंगे, आरोप मतलब कदाचार करेंगे, या अपने कार्य के प्रति सजग नहीं रहेंगे, या इफिशियंसी नहीं होगी, है ना। मैक्सिमम एज तो 65 वर्ष है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो 62 वर्ष से ही कार्य में सक्षम नहीं रहता है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें लिखा होता है कि भाई जो न्यायाधीश हैं कार्य करने में सक्षम नहीं है, अतः उपयुक्त के तहत उनको हटाया जाए, है ना। तो लोकसभा से आ रहा है तो 100 सदस्य, राज्यसभा से आ रहा है तो 50 सदस्य साइन करके अपने सदन के सभापति या अध्यक्ष से पास करा लेंगे। पास कराने के बाद एक त्रिस्तरीय पैनल के पास जाएगा, वो त्रिस्तरीय पैनल इसकी जांच करेगा। अगर वो जांच में सही पाए, मतलब ये पूरा प्रोसेस सही पाया जाता है, तो ये दोबारा से सदन में आएंगे, ये दोबारा से सदन में वापस आएगा। अगर लोकसभा से गया है तो लोकसभा, राज्यसभा से गया है तो राज्यसभा, वापस आएगा। वापस आने के बाद वो 2/3 के बहुमत से 2/3 के बहुमत से पास कराया जाएगा, 2/3 के बहुमत से पास कराया जाएगा। अगर ये बहुमत से पास हो गया, अगर ये 2/3 बहुमत से पास हो गया तो उसके बाद ये राष्ट्रपति साहब को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति साहब को भेजा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति साहब इसमें जो भी डिसीजन लेंगे वही मान्य होगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट खत्म हुआ। हम लोग अब मिलते हैं